हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल सरकारी भारत। फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं भारत का भूगोल। जो हम पढ़ रहे थे, इंडियन ज्योग्राफी की हमारी क्लास चल रही थी, जिसमें आज का अपना टॉपिक है भारत की मिट्टियाँ, यानी कि इंडियन सॉइल के बारे में हम पढ़ने वाले हैं आज के सेशन में। और उन क्वेश्चंस को करने वाले हैं, उन टॉपिक्स को करने वाले हैं जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, या फिर एनआरए सीईटी की तैयारी कर रहे हैं, या फिर किसी भी अदर कम्पिटिटिव लेवल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जहाँ पर ज्योग्राफी आती है, स्टेट के जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं जहाँ पर ज्योग्राफी आती है, तो वहाँ पर आपका भारत की मिट्टियों से रिलेटेड एक प्रश्न इंडियन सॉइल से ज़रूर पूछा जाता है। तो मैप से हम आपको समझाएंगे कि इंडियन सॉइल के बारे में महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में आपको समझाया जाएगा, एक स्टोरी टाइप में सिखाया जाएगा, थ्योरी को कंप्लीट कराया जाएगा। तो आप अपनी नोटबुक को उठा लीजिए और नोटबुक में अपने नोट्स बनाना शुरू कर दीजिए। वीडियो को कम से कम 2 बार देखिएगा ताकि आपको सब कुछ यहीं पर याद हो जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कशन करते हैं भारत की मिट्टियों के बारे में। भारत की मिट्टियों के बारे में डिस्कशन करते हैं तो अपना टॉपिक है भारत की मिट्टियाँ। मृदा, आखिरकार ये मृदा होती क्या है और मृदा के कितने प्रकार होते हैं उसको भी समझते हैं। तो भारत की मिट्टियों में देखते हैं सबसे पहले सॉइल। मृदा भूमि के ऊपर पाई जाने वाली दानेदार परत है जिसका निर्माण मूल रूप से चट्टानों के विखंडित होने से उनमें वनस्पति व जीवों के सड़ने, गलने तथा जलवायु की क्रिया से निर्मित अम्लीय पदार्थों से लाखों वर्ष की प्रक्रिया बाद मृदा का रूप लेती है। तो कोई भी मृदा का रूप कब लेती है? मृदा कैसी होती है? दानेदार परत के रूप में होती है। और ये क्या होती है? जो चट्टानें विखंडित हो जाती हैं, टूट फूट जाती हैं, वनस्पतियाँ जो गल सड़ जाती हैं, और जलवायु की क्रिया से निर्मित अम्लीय पदार्थों से लाखों वर्ष की प्रक्रिया के बाद जो रूप बनता है उसी को हम क्या कहते हैं? मृदा कहते हैं। तो आपको पता होना चाहिए मृदा क्या है। मृदा के अध्ययन को पेडोलॉजी कहा जाता है, जिसे हम मृदा विज्ञान के नाम से जानते हैं। तो ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि पेडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो पेडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? पेडोलॉजी में मृदा का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? मृदा का अध्ययन किया जाता है पेडोलॉजी में। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट की बात करें, IARI, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। तो यहाँ से प्रश्न बनेगा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, तो इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? न्यू दिल्ली के अंदर है। ने भारत की मिट्टियों को 8 वर्गों में विभाजित किया है। तो भारत में 8 प्रकार की कुल मिट्टी पाई जाती है। अब आप कहेंगे सर कौन कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो नोटबुक में नोट कर लीजिए। पहली मिट्टी को बोलते हैं जलोढ़ मिट्टी, दूसरी मिट्टी को बोलते हैं काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी, दलदली मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी और लवणीय मिट्टी। तो मिट्टी कितने प्रकार की होती है? भारत में कुल मिलाकर 8 प्रकार की मिट्टियों के का वर्गीकरण किया गया है, जिसमें जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी, दलदली मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी और लवणीय मिट्टी होती है। अब बात करते हैं इन मिट्टियों के बारे में, लेकिन उससे पहले समझ लेते हैं भारत में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल पर पाई जाने वाली 4 प्रकार की मिट्टियां हैं। अब आप कहेंगे कौन कौन सी? तो सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल में पाई जाने वाली जलोढ़ मिट्टी होती है, इसको भी समझेंगे। दूसरे नंबर पर लाल मिट्टी पाई जाती है, तीसरे नंबर पर काली मिट्टी और चौथे नंबर पर लेटराइट मिट्टी पाई जाती है। भारत की सभी मिट्टियों में मुख्यतः 3 तत्वों की कमी होती है। तो किस किस की कमी होती है इसको समझ लेते हैं। तो भारत की जो सभी मिट्टियाँ होती हैं उसमें मुख्यतः नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है। तो आपसे प्रश्न पूछ सकता है भारत की सभी मिट्टियों में मुख्यतः किन तत्वों की कमी होती है? तो सही जवाब होगा आपका नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की क्या होती है? कमी होती है। ह्यूमस की बात करें तो ये ह्यूमस, यह भूरे रंग, अब एक एक करके समझिए। ह्यूमस क्या है? यह भूरे रंग या भूरे काले रंग का कार्बनिक पदार्थ है। पेड़ पौधे तथा जंतुओं के प्राकृतिक रूप में सड़ने गलने विघटन से जो कार्बनिक पदार्थ निर्मित होता है उसे ह्यूमस कहते हैं। या तो पेड़ पौधे हों, वनस्पतियाँ हों, या फिर जितने भी जीव जंतु हों, वो अगर गल सड़ जाते हैं तो उनके विघटन के बाद
अंतिम रूप से क्या बनता है, ह्यूमस का निर्माण होता है। अब समझते हैं जलोढ़ मिट्टी को। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जलोढ़ मिट्टी के बारे में, और यहाँ से प्रश्न बनना आपके पेपर के लिए जायज़ है, यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो चलिए देख लेते हैं सबसे पहले जलोढ़ मिट्टी को। इसे दोमट मिट्टी या कछारी मिट्टी भी कहते हैं। तो जलोढ़ मिट्टी के दूसरे नाम भी हैं, तो आपको पता होना चाहिए जलोढ़ मिट्टी का दूसरा नाम क्या है। जलोढ़ मिट्टी का दूसरा नाम है दोमट मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी का ही एक और नाम होता है जिसे हम क्या कहते हैं, कछारी मिट्टी के नाम से जानते हैं। तो जलोढ़ मिट्टी को हम दोमट मिट्टी भी कहते हैं और कछारी मिट्टी भी कहते हैं। जलोढ़ मिट्टी नदियों द्वारा पहाड़ी क्षेत्रों से लाकर मैदानी क्षेत्र में बिछाई दी जाती है। अब ये वाला जो क्षेत्र है, ये गंगा का क्षेत्र है स्पेशली। तो ये वाला क्या है, गंगा का क्षेत्र है, और इस क्षेत्र में पर्वतीय गंगोत्री ग्लेशियरों से, हिमालय की पर्वत श्रृंखलाओं से जब गंगा नदी क्या लाती है, मिट्टी लाती है, तो वो मिट्टी उन मैदानी क्षेत्रों में, गंगा के किनारे किनारे मैदानी क्षेत्रों में फैल जाती है। जब मैदानी क्षेत्रों में फैल जाती है तो उस मिट्टी को हम क्या कहते हैं, कछारी मिट्टी, दोमट मिट्टी या जलोढ़ मिट्टी के नाम से जानते हैं। तो जलोढ़ मिट्टी किसके द्वारा लाई जाती है, जल के बहाव के द्वारा ही आती है, चाहे वो कोई भी नदी हो। पहाड़ों से जो मिट्टी टूटकर, विस्फोट होकर या फिर उसके साथ कट कट कर, मतलब पानी के साथ कट कट कर आती है, वो मिट्टी क्या कहलाती है, जलोढ़ मिट्टी कहलाती है। जलोढ़ मिट्टी भारत में पाई जाने वाली सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी होती है, क्योंकि यह मिट्टी कहाँ से आती है, पहाड़ों से आती है। इसमें नाइट्रोजन फास्फोरस की मात्रा भरपूर मात्रा में होती है, जबकि इसमें ह्यूमस की भी किसी भी प्रकार की कोई कमी देखने को नहीं मिलती। लेकिन अगर हम बात करें सर्वाधिक मात्रा में कौन सी मिट्टी पाई जाती है भारत में, तो आपसे प्रश्न पूछेगा तो इसका सही जवाब होगा जलोढ़ मिट्टी। क्योंकि गंगा नदी हो, यमुना नदी हो, या फिर ब्रह्मपुत्र नदी हो तिब्बत वाले पठार से, या फिर सतलज नदी हो, ब्यास नदी हो, दक्षिण भारत की गोदावरी नदी हो या कावेरी नदी हो, ताप्ती नदी हो या नर्मदा नदी हो, कोई सी भी नदी हो, ये सभी नदियाँ पहाड़ी क्षेत्रों से निकलती हैं और मैदानी भागों से होकर गुजरती हैं। तो ये मिट्टी अपने पानी के साथ, जो भी इनका जल होता है, उस जल के साथ पहाड़ों से मिट्टियों को बहा बहा कर लाती हैं और मैदानी क्षेत्रों में बिछा दी जाती हैं। ऐसा होने पर ये मिट्टी बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती है और संपूर्ण भारत में इस मिट्टी का वितरण बहुत बड़े क्षेत्र में हो जाता है। क्षेत्र भारत का संपूर्ण उत्तरी मैदान और तटीय मैदान क्या कहलाता है आपका, सबसे ज़्यादा इसमें जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। हम तटीय मैदान की बात करें, जिसमें हम गुजरात की बात करें, महाराष्ट्र के क्षेत्र की बात करें, केरल की बात करें, तमिलनाडु की बात करें, आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्रों की बात करें, या फिर उड़ीसा, पश्चिम बंगाल की बात करें, इन क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा जिनके मैदानी भाग में दोमट मिट्टी या कछारी मिट्टी पाई जाती है। इसमें सबसे ज़्यादा चूना और पोटेशियम की प्रचुर मात्रा पाई जाती है, यानी कि इनके अंदर चूना और जो पोटेशियम होता है वो प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इनमें नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा ह्यूमस की कमी होती है। ये मिट्टी धान की खेती के लिए काफ़ी अच्छी मानी जाती है तथा साथ ही साथ गेहूँ, मक्का, तिलहन, आलू की खेती भी की जाती है। यानी कि सबसे ज़्यादा बेहतर किस खेती के लिए होती है, तो गेहूँ, मक्का, तिलहन और आलू की खेती के लिए यह मिट्टी बहुत ज़्यादा अच्छी मानी जाती है। धान की खेती के लिए तो ये सोने पर सुहागा कह सकते हैं। जलोढ़ मिट्टी कुल मिलाकर दो प्रकार की होती है। सर कौन कौन सी होती है? एक होती है बांगर मिट्टी और दूसरी होती है खादर मिट्टी। बांगर मिट्टी वह मिट्टी होती है जो पर्वतीय क्षेत्रों से बहाकर लाई जाती है, लेकिन उसे पुराना समय हो गया होता है। जबकि खादर मिट्टी वह मिट्टी होती है जो कि नई जलोढ़ मिट्टी होती है, वो ताज़ा ताज़ा नदी के साथ बहा कर लाई गई होती है। मान लीजिए ये गंगा नदी है, गंगा नदी कभी कभी ही उफान पर आती है, तो इसका जो
पास वाला क्षेत्र होता है, इस वाले क्षेत्र में क्या पाई जाता है, इस वाले क्षेत्र को बोलते हैं खादर। लेकिन जब जो गंगा नदी है 3-4 साल या 5-6 साल बाद उफान पर होती है तो ये एक बड़े क्षेत्र में मिट्टी का वातावरण फैला देती है, क्योंकि इस मिट्टी का वातावरण, ये मिट्टी का जो रूप है वो एक बड़े क्षेत्र में एक बहुत समय अंतराल बाद आता है। इसलिए जो बहुत समय अंतराल आने के बाद ये मिट्टी पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है, जिसे हम बांगर के नाम से जानते हैं। तो हम कह सकते हैं कि नदीय क्षेत्र के बिल्कुल समीप तट वाली जो मिट्टी होती है उसको हम खादर बोलते हैं। यानी कि नदी के जस्ट पास वाली जो मिट्टी होती है हम उसे क्या कह सकते हैं, खादर मिट्टी कह सकते हैं। जबकि नदी से कुछ दूरी पर स्थित जो मिट्टी होती है उसे हम बांगर के नाम से जानते हैं, यानी कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी कह सकते हैं। अब दूसरी बात करते हैं जलोढ़ मिट्टी के बाद काली मिट्टी के बारे में। काली मिट्टी से प्रश्न बनना स्वाभाविक सी बात है। आखिरकार काली मिट्टी का निर्माण हुआ कैसे और भारत में ये काली मिट्टी आई कैसे? चूँकि हमको पता है कि भारत का आधा हिस्सा जो नीचे वाला दक्षिण भारत का हिस्सा है और मध्य भारत का जो हिस्सा है ये पहले अफ्रीका महाद्वीप का हिस्सा हुआ करता था। लेकिन विघटन के कारण हजारों लाखों करोड़ों वर्ष के दौरान ये हिस्सा धीरे धीरे चीन वाले इस हिस्से से मिल जाता है, यानी कि नेपाल वाला जो क्षेत्र है इस वाले हिस्से से टकराता है और इसी टकराव के कारण यहाँ पर हिमालय का निर्माण होता है और ये वाला भाग यहाँ पर आ जाता है दक्षिण भारत का। चूँकि दक्षिण भारत का भाग आता है यहाँ पर जो टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं उन प्लेटों में क्या होता है, एक तरीके से खिसकाव देखने को मिलता है, जिससे वहाँ पर काली मिट्टी का निर्माण हो जाता है। तो प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि काली मिट्टी का निर्माण कैसे होता है। तो टेक्टोनिक प्लेटों के खिसकने के कारण काली मिट्टी का निर्माण होता है, क्योंकि यहाँ पर हजारों लाखों करोड़ों वर्ष पहले टेम्परेचर की अधिक मात्रा हुई और टेक्टोनिक प्लेट यहाँ पर खिसकी, जिससे काली मिट्टी का निर्माण हुआ। इसका निर्माण बेसाल्ट चट्टानों के टूटने फूटने से होता है। तो आपसे प्रश्न पूछेगा काली मिट्टी का निर्माण किससे होता है, तो बेसाल्ट चट्टानों के टूटने फूटने से होता है। यह मुख्यतः मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कुछ भाग गुजरात का, इन क्षेत्रों में ये मिट्टी बहुत अच्छे तौर पर पाई जाती है। तो हम कह सकते हैं मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक का जो उत्तरी भाग है इस हिस्से में ये काली मिट्टी बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है। ज्वालामुखी विस्फोट के कारण जो लावा बाहर निकलता है वह लावा ठंडा होकर ही काली मिट्टी का रूप एक तरीके से ले लेता है। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी, कपास मिट्टी या लावा मिट्टी भी कहते हैं। तो आपसे प्रश्न पूछ सकता है निम्न में से कौन सी मिट्टी काली मिट्टी है, तो आपसे रेगुर मिट्टी, कपास की मिट्टी या फिर लावा की मिट्टी विकल्प में दे सकता है। इस मिट्टी का काला रंग टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट की उपस्थिति के कारण होता है, जिसे हम कैसे याद कर सकते हैं, ब्लैक मैग्नेट से याद कर सकते हैं। तो काली मिट्टी का जो काला रंग होता है वो किसके कारण होता है, टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट की उपस्थिति के कारण होता है। किसके कारण होता है, टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट के कारण होता है। प्रायद्वीपीय भारत में काली मिट्टी सबसे ज़्यादा पाई जाती है। काली मिट्टी का सबसे ज़्यादा विस्तार महाराष्ट्र में देखने को मिलता है। काली मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी मानी जाती है। तो काली मिट्टी सर्वाधिक कहाँ पर पाई जाती है, तो महाराष्ट्र के क्षेत्र में पाई जाती है, जो कि भारत के प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा है। काली मिट्टी को जुते हुए खेतों की मिट्टी भी कहते हैं। तो आपसे प्रश्न पूछ सकता है इनमें में से किसको जुते हुए खेतों की मिट्टी कहते हैं, तो काली मिट्टी को जुते हुए खेतों की मिट्टी भी कहते हैं, क्योंकि काली मिट्टी में जल सोखने की क्षमता अधिक होती है और जब इसके ऊपर धूप पड़ती है तो इसमें दरारें पड़ जाती हैं, जिस कारण से जुते हुए खेत की मिट्टी भी इसे कहते हैं। तो आपने इस मिट्टी को ज़रूर देखा ही होगा। तो ये वाली जो मिट्टी है ये कौन सी मिट्टी आती है, काली मिट्टी का ही रूप होती है, जिसमें दरारें पड़ जाती हैं। इसके बाद देखते हैं लाल मिट्टी। क्या देखते हैं, लाल मिट्टी। तो लाल मिट्टी प्रायद्वीपीय भारत के कम वर्षा वाले क्षेत्र में पाई जाती है।
तो लाल मिट्टी कहाँ पाई जाती है? प्रायद्वीपीय भारत के जहाँ पर कम वर्षा वाला क्षेत्र होता है उसमें पाई जाती है। इस लाल मिट्टी का रंग फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण लाल होता है। इस मिट्टी में लोहा सिलिका की अधिकता पाई जाती है, यानी कि लोहा और सिलिका लाल मिट्टी के अंतर्गत रेड सॉइल के अंदर ज़्यादा पाया जाता है। इस मिट्टी की बात करें तो यह मिट्टी तमिलनाडु वाले क्षेत्र में, आंध्र प्रदेश, नागालैंड, महाराष्ट्र और कर्नाटक वाले क्षेत्र में अधिक मात्रा में देखने को मिलती है। यह मिट्टी बाजरे की खेती के लिए उपयुक्त है। तो आपसे प्रश्न पूछ सकता है, निम्न में से कौन सी मिट्टी बाजरे की खेती के लिए उपयुक्त है? तो आपका सही विकल्प होगा लाल मिट्टी। जब लाल मिट्टी को सोख लेती है, यानी कि जलयोजित रूप में होती है, तब यह पीली दिखाई पड़ती है। नेक्स्ट बात करते हैं लेटराइट मिट्टी के बारे में। तो लेटराइट मिट्टी को समझ लेते हैं। यह मिट्टी उस क्षेत्र में पाई जाती है जहां पर 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा हो और अधिक गर्मी पड़े। एक ऐसा क्षेत्र जहां पर 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है और अत्यधिक गर्मी पड़ती है, वहां पर लेटराइट मिट्टी पाई जाती है। इसे मखरली मिट्टी भी कहते हैं। तो पूछ सकता है आपसे, मखरली मिट्टी किसे कहते हैं? तो लेटराइट मिट्टी को ही मखरली मिट्टी कहा जाता है। इस मिट्टी में लौह ऑक्साइड और एल्यूमिनियम की मात्रा भरपूर होती है। लौह ऑक्साइड के कारण ही इस मिट्टी का रंग कैसा होता है? लाल होता है। किसके कारण होता है? लौह ऑक्साइड, यानी कि फेरस ऑक्साइड के कारण। इस मिट्टी में निच्छालन, जिसे हम लीचिंग की प्रक्रिया देखने को मिलती है, यह मिट्टी मुख्यतः केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, यहाँ पर बात करेंगे तो केरल वाले हिस्से में, कर्नाटक वाले हिस्से में, तमिलनाडु वाले हिस्से में, महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में और उड़ीसा, मेघालय, असम के कुछ हिस्सों में भी ये मिट्टी देखने को मिलती है। लेटराइट का सर्वाधिक विस्तार केरल में देखने को मिलता है। लेटराइट मिट्टी चाय, कॉफ़ी, इलायची, काजू की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। लेटराइट मिट्टी का उपयोग ईंट बनाने के लिए भी किया जाता है। इसके बाद बात करते हैं लवणीय मिट्टी के बारे में। जब मिट्टी की प्रकृति क्षारीय होती है और उसमें नमक की मात्रा बढ़ जाती है, तो उस मिट्टी को हम किस नाम से जानते हैं? लवणीय मिट्टी के नाम से जानते हैं। यहाँ पर आप इस फिगर के अंदर देख भी सकते हैं, लवणीय मिट्टी को रेह, कल्लर, ऊसर की मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। भारत में इस मिट्टी का सबसे ज़्यादा विस्तार गुजरात के कच्छ के रण में देखने को मिलता है। और यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर नमक का निर्माण भी होता है। जब नमक का निर्माण होता है तो गांधी जी के द्वारा यहाँ पर एक आंदोलन चलाया गया था दांडी मार्च के तहत, और नमक कानून को यहाँ पर तोड़ने की भी बात की गई थी गुजरात वाले क्षेत्र में। तो ऐसे भी आप लोग याद कर सकते हैं। जबकि बात करें पर्वतीय मिट्टी के बारे में, पर्वतीय मिट्टी इस प्रकार की जो मृदा होती है, इसका विस्तार पर्वतों पर देखने को मिलता है। जहाँ पर हिमालय पर्वत का विस्तार है, वहाँ पर इसी प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। पर्वतीय मिट्टी का विस्तार जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलता है। पर्वतीय ढालों पर सेब, नाशपाती, चाय की खेती की जाती है। और पर्वतीय क्षेत्र की बात करें तो जो पर्वतीय ढालें हैं, इन्हीं पर ये वाली मिट्टी पाई जाती है, पर्वतीय मिट्टी। इसके बाद बात करते हैं, महत्वपूर्ण कुछ पॉइंट्स और हैं, उनको भी देख लेते हैं। मरुस्थलीय मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी के बारे में बात करते हैं और दलदली मिट्टी के बारे में बात करते हैं। तो मरुस्थलीय जो मिट्टी होती है, इस प्रकार की मृदा में नमी कमी होती है। इसका विस्तार भारत में मुख्यतः राजस्थान, गुजरात, दक्षिण पंजाब और दक्षिण हरियाणा में देखने को मिलता है। मरुस्थलीय भूमि होने के कारण यहाँ पर खाद्यान्न उगाना संभव नहीं है, पर मोटा अनाज जैसे कि बाजरा, ज्वार, सरसों की खेती यहाँ पर की जाती है। दलदली मिट्टी, दलदली मिट्टी का विकास अत्यधिक वर्षा और वनस्पतियों के सड़ने के कारण होता है। दलदली मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा बहुत अधिक होती है। दलदली मिट्टी का विस्तार मुख्यतः केरल, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों में देखने को मिलता है। कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो मुख्यतः फसलों को उगाने के लिए भूमि का जो पीएच वैल्यू है वो क्या होना चाहिए? 6 और 7 के बीच में होनी चाहिए। अम्लीय मिट्टी, अम्लता को कम करने के लिए चूने का उपयोग किया जाता है, जबकि क्षारीय मिट्टी, अगर क्षारीयता ज़्यादा है तो जिप्सम का उपयोग
किया जाता है। उम्मीद है आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको सेशन अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करते हुए ही जाइएगा। बाकी नोटबुक में अपने नोट्स को बनाते रहिएगा, प्लेलिस्ट में आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।